दमदार एक्सपर्ट्स हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान, sptulsian.com के SP तुलसियान, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और मार्केट एक्सपर्ट उद्यन मुखर्जी जुड़ेंगे। बताएंगे बाजार का फंडामेंटल मूव, बजट से पहले आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, इस सब पर होगी चर्चा। साथ ही साथ हमारे साथ ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल, powermywealth.com के संदीप भाग, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालवी, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन थापड़िया हमारे साथ आज मुनाफे की तैयारी में, साथ ही साथ पहला सौदा में आज रणनीति तय करेंगे। लेकिन हेमंत, पहले ग्लोबल संकेतों की बात, यूएस और क्या रही खास बातें और आज कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, देखिए बढ़िया सेशन रहा अमेरिका का और जो सबसे लंबा शटडाउन था वो टेम्परेरी रुका है और इसी को दरअसल सेलिब्रेट किया है। और पिछले पूरे हफ्ते हम ये कह रहे थे, देखिए अब जो खबर आएगी वो ये नहीं आएगी बहुत लंबा चलने वाला है, ये खत्म होने वाला है। कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसका अंत तो देखिए होता ही है। जिंदगी भर तो अमेरिका के बाजारों में शटडाउन रह नहीं सकता, तो वो बिल्कुल सही था। और देखिए वो हुआ अंत, और जैसे ही अंत हुआ एक अच्छा उछाल देखने को मिला। अब वहाँ पर फोकस नतीजों के ऊपर, कंपनियाँ किस तरह के नंबर्स पेश करती है इसके ऊपर फोकस होगा। और एशियाई बाजार दरअसल इसी खबर के ऊपर आज खुश हैं। हांगकांग के मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है, तो संकेत जो है वो ठीक ठाक हैं। जापान का बाजार थोड़ा सा मायूस जरूर है और अब सबकी निगाहें रहेंगी कि ट्रेड को लेकर जो दिक्कतें हैं ये कब सुलझती हैं। शटडाउन वाली दिक्कत तो देखिए हमने पचा ली है, अब ट्रेड वॉर कब खत्म होता है, और ये भी बहुत लंबा देखिए नहीं चलने वाला, ये सब पूरे दुनिया के लिए खराब है और ये सब समझते हैं, तो इसका निपटारा भी जल्द होगा, ये एक होप बना हुआ है। ये बताइए डेटा क्या कहता है? शुक्रवार को जो जोर से पिटाई हुई शेयर बाजार में, कई स्टॉक्स में देखिए गिरावट देखने को मिली। मारुति ने मूड बिगाड़ा आखिरी में, अल्ट्राटेक तो हम सुबह से ही कह रहे थे कि इसको बेचकर चलना चाहिए, जी ग्रुप के स्टॉक्स में दबाव, डीएलएफ में प्रेशर, लंबी सूची है उन स्टॉक्स की जहां पर जोर से गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद डेटा कैसे निकल कर आए, कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को? देखिए ये जो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स और कंपनियों का बिहेवियर था ना, उससे बाजार थोड़ा सा घबराया था। ठीक बात है, घबराया था। और जो पुट राइटर्स जो कि बाजार को ऊपर ले जाते हैं या फिर बाजार के ऊपर जाने में जिनका कॉन्फिडेंस होता है, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया था और वो बाहर निकले। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एफआईज बाय करके गए तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ गया। लेकिन इस सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और दो क्रिटिकल लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि ओपनिंग के वक्त हम देखेंगे और फिर तय करेंगे कि लॉन्ग या शॉर्ट रखना है। देखिए जरा आप संकेतों को लेके आइए, जैसे कि अभी हेमंत ने समझाया वॉल स्ट्रीट के संकेतों को, रेस्ट ऑफ एशिया को, हमें इसको न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में रखते हैं। एफआई इज गुड, बताऊंगा क्यों, क्योंकि कैश में बाइंग है और डेरिवेटिव्स में बाइंग है, इंडेक्स में बाइंग है। डीआई इज गुड क्योंकि उनकी तरफ से करीब 150 करोड़ की सेलिंग है और टेक्निकल और रेफरेंस सेटअप आपका खराब थोड़ा हो ही चुका है। आइए एफआईज के आंकड़ों पे, 690 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग, दैट्स गुड, अच्छा संकेत है। आपने अगर आप देखें एक ऐसे दिन जब बाजार में काफी बड़ी गिरावट थी, आप आए और स्टॉक्स को आपने बाय किया। डीआईएस की 147 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन नेट अगर आप देखें बाजार में कैश था लगभग 542 करोड़ रुपए का, और ये अच्छा संकेत था। लेकिन अगर आप एफआईज के वायदा कारोबार के आंकड़े देखें तो 1208 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स खरीदा, और यही हो जाती है दुविधा। यानी ये इंडेक्स भले ही टेक्निकल सेटअप पे खराब हो गया हो, लेकिन एफआईज भारी मात्रा में लॉन्ग करके गए। इंडेक्स लॉन्ग 1208 करोड़, 10,198 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। एफआईज ने ऑप्शंस का कामकाज अगर आप देखें तो कैसा किया, 434 करोड़ रुपए की यहाँ पे बाइंग थी, और याद रखिए कॉल लॉन्ग करीब 3200, पुट लॉन्ग करीब 8000 और कॉल शॉर्ट करीब 8063। ये इंडिकेशन है रेंज बाउंड मार्केट का, यानी 730 बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, यानी 930 एक बड़ा सप्लाई जोन रहेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उन्होंने पहली बार बिकवाली करी, यानी कुछ स्टॉक्स जैसे मारुति, यानी कुछ स्टॉक्स जैसे एसएल ग्रुप के कुछ स्टॉक्स, यानी अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसे कुछ स्टॉक्स में एफआईज ने अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट किया है, लग रहा है ऐसे संकेत आ रहे हैं। अब देखिए आज के सेशन को अप्रोच कैसे करना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी जहां पर है हम शायद वहां खुलेंगे भी नहीं, और वो ऊपर से अगर आप देखें फिजल आउट होकर नीचे आ भी चुका है। आप आइए एक बार जरा पुट्स के आंकड़ों पे, पहले आज डायरेक्टर साहब पुट्स दिखाइएगा। ये जो हादसा हुआ था शुक्रवार का, उसके बाद पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कैसे हिल गया। देखिए पुट राइटर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका मन क्या कह रहा है लॉन्ग ट्रेडर के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। 10,700 का पुट राइटर बाहर निकला, 10,600 का पुट राइटर बाहर निकला, 10,500 का पुट राइटर बाहर निकला, इनका निकलना ये एक अच्छा संकेत नहीं था। अब आइए आप कॉल पे, अगर आप कॉल्स को देखें तो ह्यूज कॉल राइटिंग हुई 10,800 की स्ट्राइक पे, जिस लेवल को हम छोड़ के आए
अंतिम दौर में 800 के लेवल के नीचे हम अंतिम दौर में आए, तो वहाँ पे काफ़ी कॉल राइटिंग, 10-900 पे काफ़ी कॉल राइटिंग, 11,000 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग नहीं थी। अब आइए आप निफ्टी के जरा टेक्निकल सेटअप में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर निफ्टी कमज़ोर था, लेकिन निफ्टी बैंक के तुलना में निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था, निफ्टी बैंक उतना कमज़ोर नहीं था। यानी मारुति यानी जी जैसे स्टॉक्स ने निफ्टी को ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इसने अपने सारे एवरेजेस को तोड़ दिया और बचा क्या है, अब सिर्फ एक एवरेज जिसके आधार पर हमें इस सेशन को अप्रोच करना है, और वो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिए हेमंत, वो आता है 10,729 पे। हम कितना इसके नज़दीक खुलते हैं, कितना इसके ऊपर खुलते हैं, इस ट्रेडिंग सेशन को हमें उस तरीके से अप्रोच करना है। पर याद रखिएगा 10,729 के नीचे काफ़ी पेन रहेगा, काफ़ी पेन रहेगा, क्योंकि हम एक्सपायरी के हफ्ते में भी जा रहे हैं। 10,729 के नीचे स्लिप कर गए तो बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस का स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होगा। तो 10,729 आज के लिए सबसे क्रिटिकल आंकड़ा रहेगा। रही बात निफ्टी बैंक की, याद रखिए निफ्टी बैंक उतना कमज़ोर नहीं था जितना कमज़ोर निफ्टी था। और निफ्टी बैंक के लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है इसका 50 डे में, और वो है 26,947। मैं ज़्यादा निफ्टी बैंक का इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पे आंकड़े निफ्टी बैंक के बहुत नहीं है हेमंत। 26,947 ये सबसे क्रिटिकल आंकड़ा है। इसके ऊपर हम रहे तो वो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगा, इसके नीचे गए हम तो एक शॉर्ट ट्रेड की, एक बड़ी स्विंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। बहुत क्रिटिकल सेशन है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा संभल के अप्रोच करना चाहिए हेमंत इंडेक्स के लिए इसको। तो जब इतनी कॉशियस कमेंट्री हो तो फिर ब्रेकडाउन के संकेत जो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी बात से, जब आपने इतने सारे इफ्स लगाए हैं तो आप बताइए, अगर एक ट्रेड लेना हो निफ्टी बैंक निफ्टी पर इन सब डेटा को ध्यान में रखकर, तो तेजी का लेंगे मंदी का लेंगे? मेरे को मंदी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, तो ब्रेकडाउन के संकेत ज़्यादा नजर आते हैं। चलिए नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज हमें बताने वाले हैं कि खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा एक्शन में रहेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कई नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए आज शुक्रवार को, उनमें आपको किस तरह के अप्रोच करना चाहिए। पहले लेकिन नीरज बताइए खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए खबरों वाले स्टॉक्स में एक तो जी ग्रुप के स्टॉक्स आपके रडार पे रहना ही चाहिए। जी एंटरटेनमेंट, डिश टीवी, जी मीडिया, तमाम सारे शेयर्स जो हैं, क्योंकि वीकेंड के दौरान काफ़ी घटनाक्रम हुए। जी ग्रुप की तरफ से सफाई दी गई कि लेंडर्स के साथ उनकी बातचीत हुई है और कोई डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं किया जाएगा और मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका स्टेक सेल का प्रोसेस हो जाता है तो सारा कर्जा जो इनका भी है वो वापस कर दिया जाएगा। और उन्होंने गलती भी स्वीकारी है कि कई सारे एसएल इंफ्रा ने जो बिड्स की तो गलत गए, डीटीएच की डील काफ़ी महंगी हो गई। तो इन सब के बाद उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उससे लेंडर संतुष्ट दिखाई देना, और एक कॉन कॉल भी होनी है आज और 8:30 बजे, तो उसमें भी देखेंगे और वो क्या बातचीत रखते हैं। तो आज जी के स्टॉक्स एक बार फिर से आपके रडार पे रहने चाहिए। ल्यूपिन पर नज़र रखिएगा। ल्यूपिन के पीतमपुर प्लांट में यूएसएफडीए ने जो जांच करी है 14 से 25 जनवरी के बीच में, उसमें 6 आपत्तियां फिर से जारी कर दी उन्होंने 483 के तहत। ये एक बड़ा दिलचस्प बात है कि लगातार जांच हो रही है और गलतियां पकड़ी जा रही हैं, पता नहीं उनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ल्यूपिन में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। माइंड ट्री पर नज़र रखिए। आपने बीच में खबरें सुनी होगी कि इसमें हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही थी, कई लोग इसमें रेस में थे, लेकिन अब आईटी विभाग ने 6 हफ्तों के लिए बीजी सिद्धार्थ जो इसके प्रमोटर उनकी हिस्सेदारी बेचने पर रोक लगा दी है। कुछ टैक्स इनके ऊपर बन सकता है, तो उसके मद्देनज़र तो माइंड ट्री को हल्का सा झटका है, यहाँ पे शेयर थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक पर नज़र रखिएगा। अरुण जेटली जी ने अमेरिका से एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में उन्होंने एजेंसीज़ को एक तरीके से हिदायत दी है, नसीहत दी है कि असली गुनहगार पर फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान मत दें और कैरीड अवे ना हो और कोई एडवेंचर ना करें। तो आईसीआईसीआई बैंक को जो थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था शुक्रवार को जब एफआईआर की खबरें आई थी, तो उससे आज थोड़ी सी राहत यहाँ मिलेगी आईसीआईसीआई बैंक में। और इसके अलावा जो टीवी चैनल्स हैं उन पर नज़र रखिए, क्योंकि जो सरकारी विज्ञापन की दर है उसमें 11% की बढ़त की गई। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रिंट के लिए की गई थी 25% बढ़ाई गई थी और टीवी के लिए 11%। तो तमाम ऐसी कंपनियां जो टीवी चैनल में यहाँ लिस्टेड हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चुनाव के आसपास विज्ञापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टीवी टुडे, सन टीवी, राज टीवी, इस टाइप के तमाम स्टॉक्स को तेज़ी में देखा जा सकता है। तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर आज एक्शन देखने को मिलने वाला है और इन सब पर हम बात करने वाले हैं। एक एक स्टॉक पर हम बात करेंगे, बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आपको थोड़ी देर में ये बताने वाले हैं कि बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए, और हर्षदा बताएंगी कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वागले साहब अभी जुड़ चुके हैं। तो वागले साहब से पहले जानते हैं कि मार्केट पर उनकी अप्रोच क्या है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए बजट का हफ्ते के अंत में शुक्रवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण
क्या स्ट्रैटेजी होगी इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन। व्यू तो सेल ऑन राइज ही है। Okay. फ्राइडे को हमने क्लियर ब्रेकडाउन देखा। इनफैक्ट फ्राइडे जब जाते जाते मुझे एक मतलब आई थिंक हमने जो सेल कॉल की बात की थी, आपको याद है हमने अल्ट्राटेक की बड़े वाले टारगेट की बात की थी। मुझे लग रहा था वो 3-4-5 दिन में आएगा, जो एक ही दिन में आ गया। उसकी तो बात हम अभी विस्तार से करेंगे सर। आपका लोगों को याद दिलाएंगे कि क्यों पहला सौदा का पहला ट्रेड सुनना चाहिए, देखना चाहिए। वो हम सर बताएंगे, पूरा प्रोमो वो सब तैयार है। आप चीजें पहले ही लीक कर रहे हैं, आप अपना व्यू बताइए। मेरा लीक करने का मेरा मतलब सेल्फ प्रेस का कोई इरादा नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब ऐसे बड़े वाले टारगेट जो 3-4 दिन में एक्सपेक्ट करते हैं वो एक दिन में आते हैं, संकेत पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं है। एक मिनट, तो फिर अब बात हो चुकी है अल्ट्राटेक की, तो पहले आपको सुना देते हैं हम कि क्या बात हुई थी। आपका फेवरेट चैनल है, आपका फेवरेट शो है पहला सौदा, तो एक बार सुन लीजिए क्या बात हुई थी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कमजोर है, कितनी गिरावट होगी अब ये सवाल है। मुझे लगता है अगर सेल करना है तो 35-50 के टारगेट के लिए सेल करें। 37.45, 37.50 का स्टॉप लॉस, 34.50 तक का टारगेट। मैं यहाँ से भी 250 रुपये, 230 रुपये की डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। 200 रुपये नीचे ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। टारगेट्स भी आपको बताए गए थे 3550 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप इस ट्रेड पर मुनाफे पर बैठे हैं, धीरे धीरे करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और इन टारगेट्स के साथ इस शेयर को आप अचीव कर सकते हैं। तो लोग सोच रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं वागले साहब, जब निफ्टी की बात हो रही है तो देखिए ये बता रहे थे आपको वागले साहब, 280 रुपये नीचे जाकर इस स्टॉक ने समाप्ति दी। 80 रुपये नीचे था, तब कहा बेच दीजिए, 250 रुपये तो आराम से गिरेगा, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। वागले साहब बधाई हो, और बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के बढ़िया कॉल्स देने के लिए। आज का कॉल बताइए, आज कहां पर अल्ट्राटेक जैसा पैसा बनेगा? दोनों का मेरा व्यू तो क्लियर है। मुझे लगता है सेल ऑन रैली, और मुझे लगता है ये टॉप आउट मार्केट हो गया। पहले तो मैं वो मेरा वाला पहला वाला व्यू रिवर्स कर दूं कि 11,250 अभी नहीं लगता है। लेट अस फेस इट, चेंज हुआ है तो हमको चेंज होना चाहिए। मेरा आज का सीमेंट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। इसमें गिरावट लास्ट 1 आवर में शुरू हुई है, जो आज एक्सटेंड होगी। बिल्कुल मार्केट अगर 20-25-30 पॉइंट ऊपर खुलता है तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। मैंने थोड़े से ऊपर के लेवल्स दिए, 204 से 207, ये आइडियल सेलिंग लेवल्स होंगे। 210 का स्टॉप लॉस और मेरा 189 का टारगेट है आज, और मे बी आज और कल तक का। दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन, ये एक परपेचुअल एक वीक स्टॉक है। कल एज इन फ्राइडे को एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बाउंस बैक पे 497 टू 501 ये मेरी आइडियल सेलिंग रेंज होगी। 507 का स्टॉप लॉस होगा, 477 का टारगेट 1 से 2 दिन के व्यू से। चलिए, तो यहाँ पे वागले साहब की अगर आप देखें 2 कॉल्स हैं और निफ्टी पे व्यू नेगेटिव है। अंबुजा सीमेंट सेल, टाटा कम्युनिकेशन सेल, और हमारे साथ अब राजेश पालवे भी है इस प्रोग्राम में। राजेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश, आपकी अप्रोच क्या है आज, और स्टॉक्स वो जहाँ पर आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट है आज? गुड मॉर्निंग वीरेन जी देखें तो लास्ट सेशन में जिस तरीके के सेलिंग प्रेशर हमने मार्केट में देखने को मिला, और हम 10,800 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक्सपायरी वीक है और बजट इवेंट भी अब नज़दीक है। सो मुझे लगता है जिस तरीके का प्रेशर हमने सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में देखा, तो मुझे लगता है ये सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू रहेगा, और मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से 10,700 की तरफ स्लाइड हो सकता है, जो कि एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। अगर वो टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम और वीक हो सकता है, और देन फिर हम लोअर साइड की तरफ 10,600, 10,550 की तरफ भी मूव हो सकते हैं। सो हमें देखना होगा कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 10,700 हम इस सीरीज के लिए बचा पाते हैं या नहीं। अगर वो टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है, और सीरीज फिर लोअर एंड पे ही जाके कहीं जाके सेटल होगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अब 27,000 के आसपास, 27,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट लेवल है 27,000 और 26,950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल भी टूट जाता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी और सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है, फिर 26,700 तक के लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड की बात करें तो अब 10,830 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके ऊपर नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो ये सीरीज में दबाव बना ही रहेगा, और एक्सपायरी हमें लोअर साइड में देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक में जो मैंने एक स्टॉक है लॉन्ग साइड का, वो है IT पैक से, और वो है HCL टेक। HCL टेक में देखें तो लास्ट सेशन में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन है, मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा, ये 1000 की तरफ मूव करना चाहिए।
तो 980 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें देखें तो डेटा में भी कल लॉन्ग एडिशन, लास्ट सेशन में लॉन्ग एडिशन देखने को मिला। सो मुझे लगता है कि 980 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना चाहिए। 17 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मैं मानता हूँ कि 30 रुपये तक के टारगेट इसमें HCL टेक के 980 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो है शॉर्ट साइड का, और उसमें मैं पुट लेने की सलाह दूंगा, और वो है एक्साइड इंडस्ट्री। अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक मेजर ब्रेकडाउन दिया है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे, और स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते इस स्टॉक में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो 230 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 3 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 रुपया स्टॉप लॉस होगा, और मैं मानता हूँ 6 से 7 रुपये का टारगेट हमें एक्साइड के 230 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये हैं स्टॉक्स जहाँ पर नजर होनी चाहिए। एक साइड में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। विस्तार से हम आगे बात भी करेंगे कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में क्या दिक्कत है, कौन सी समस्या इनको दरअसल सता रही है। लेकिन बात सबसे पहले दिग्गज L&T की। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, नंबर्स कैसे आए? ज्यादातर सभी काउंट्स पे नंबर L&T के मजबूत आपको नजर आएंगे। आय में 24% का उछाल, जबकि स्ट्रीट उम्मीद कर रही थी 14-15% के आसपास का उछाल। तो एग्जीक्यूशन उम्मीद से कहीं बेहतर पिकअप होता हुआ आपको L&T नजर आएगा। EBITDA में 27% का उछाल, 17% की उम्मीद थी, और इसीलिए मुनाफा 37% बढ़ता हुआ नजर आया है। बाजार उम्मीद थी 20-22% की, इसलिए मैंने कहा तमाम काउंट पे आपको ये नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। दूसरी चीज ऑर्डर बुक, तो Q3 में ऑर्डर इन्फ्लोज जो है वो 42,000 करोड़ के पार जाते हुए नजर आए, जबकि तमाम एस्टिमेट जो आए थे 29 से 35,000 करोड़ रुपए की बात करी जा रही थी। तो उम्मीद से ज्यादा अच्छा ऑर्डर इन्फ्लो है। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, एंटिसिपेटेड था, एक्सपेक्टेड था कि पूरे साल की जो ऑर्डर इन्फ्लो की गाइडेंस है उसे रिमार्केबली रिड्यूस करना है। 10 से 12% की बात करी गई थी साल के लिए, जिसे कहा जा रहा था, कुछ ब्रोकरेज जो पैक कर रही थी 0 से 2% के आसपास, पर इन्होंने साल की गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। हाँ, बायबैक सेबी ने टाल दिया, बायबैक सेबी ने खारिज कर दिया, उसके बाद उम्मीदें जाग रही थी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री वहां पे जरूर आई है कि वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए तमाम विकल्पों पे, ऑप्शंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और इनफैक्ट सेबी के पास वापस जाएंगे जो बायबैक रिजेक्शन है उसको लेकर, अपनी गुहार लेकर। जी हाँ, तो अगर आप देखें L&T के नंबर्स और इस पे हाउस व्यूज क्या है उसको समझ लेते हैं। हर्षदा हमारे साथ हैं। हर्षदा, इनफैक्ट नंबर्स को लेकर बुलिशनेस ही बना रहेगा। वीरेन, मक्वायरी सबसे ज्यादा बड़े हुए टारगेट्स दिखा रहा है। 1880 की बात इन्होंने की, और उनको लग रहा है कि गाइडेंस रिटेन किया है हर पैमाने पर, और साथ ही साथ जो कंसेंसस था उससे बेहतर कंपनी ने नतीजे पेश किए, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसी के साथ CLSA की रिपोर्ट है, बाय कॉल दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने 1730 का रखा है। उनको लगता है यहाँ से आगे वर्किंग कैपिटल रिकवरीज में थोड़ा सा प्रेशर देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में पिकअप रहेगा, और वो बैलेंस शीट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट शेयर पर 1786 का टारगेट ये देकर चल रहे हैं। EBITDA और रेवेन्यू के पैमाने पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, इनफैक्ट अबव एस्टिमेट्स परफॉर्मेंस देखा गया है, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आगे भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेवेन्यू में जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी ने दिखाई है वो बरकरार रहेगी। क्रेडिट स्विस ने एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग को रिएटरेट किया है, बरकरार रखी है उस रेटिंग को। 1700 का टारगेट दे रहे हैं। उनको लग रहा है आने वाले समय में जो अपसाइड आएगा बेहतर मार्जिन के चलते, बेहतर इन्वेस्टमेंट पिकअप के चलते, और साथ ही साथ जो मेट्रो में लॉसेस होते दिखाई दे रहे थे वहां पर एक रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वो भी एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। 1700 के टारगेट के साथ खरीदना चाहिए स्टॉक। ओके। यहाँ पर अगर आप देखें 1880 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स आए, लेकिन वागले साहब पोस्ट रिजल्ट्स और पिछली कुछ कैंडल्स को देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या रहेगा? अगर कोई अपमूव मिलता भी है तो कैसे अप्रोच करेंगे आप? वीरू, में 3 से 4 दिन पहले से ये स्टॉक पे बेरिश हूँ। कारण यह है कि इसने 1320-1330 के 200 डेमा को ब्रेक किया है, और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है पिछले 5 दिनों से। ये पॉजिटिव नहीं है, और ये रिजल्ट्स अगर ज़्यादा पॉजिटिव माने जाएंगे तो ये बाउंस बैक पे मेरे लिए अभी भी बेचने वाली बात होगी। आपको शायद 1300 से 1320 के लेवल्स मिल सकते हैं, वहाँ पर आप बेच के निकल जाइए। मेरे हिसाब से ये 1200 के नीचे जा सकता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। बिल्कुल, तो जा सकता है ये नीचे, और कुछ ही देर में एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। आशीष, ये बताइए, बायबैक को लेकर कुछ नहीं बोला कंपनी ने? नहीं, या आप डिविडेंड को लेकर? हाँ, तो हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी ऐसी कि शायद रिजल्ट के साथ आपको याद होगा कि डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड डोल आउट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि हम नीजर्क रिएक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं।
हम तमाम विकल्प, तमाम ऑप्शन जो हैं शेयर होल्डर्स के लिए वो कंसिडर कर रहे हैं उनको उनकी वेल्थ लौटाने के लिए। और जहां तक बायबैक के रिजेक्शन की स्पेसिफिकली बात है तो उनका कहना है कि सेबी के पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें वो ग्रुप एंटिटीज को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो अपना पक्ष जो है, अपना पहलू जो है वो लेकर सेबी के पास वापस जाएंगे इस बायबैक रिजेक्शन को लेकर। तो इस खबर पर आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा आप, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट आएगा, मैनेजमेंट कह रहा है इट्स नॉट प्रूडेंट टू अनाउंस इंटरिम डिविडेंड व्हेन बायबैक इज रिजेक्टेड। तो जो CLSA सोच रहा था कि एक बड़ा डिविडेंड आने वाला है, मैनेजमेंट कह रहा है सेबी से पंगा नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। सेबी ने कह दिया है कि बायबैक सही नहीं है लाना, तो फिर हम डिविडेंड क्यों लाएं, बातचीत जारी है। ये वो खबर है जिसके ऊपर दरअसल L&T रिएक्ट करने वाला है। तो वागले साहब जो कह रहे हैं कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, यही राय होनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत सारी कंपनियों पर बहुत बहुत बुलिश हैं। तो विस्तार से एक फंडामेंटल व्यू भी इसके ऊपर हम आगे शो में लेंगे, लेकिन M&M फाइनेंस, आशीष, इसके नंबर्स कैसे लगे? कई सारे पॉजिटिव हैं दरअसल इस नंबर में। NII में 20% का उछाल देखने को मिला है। बस एक ही इशू है, ऑपरेशनली थोड़ा वीक परफॉर्मेंस, इसलिए मुनाफा आप देखेंगे साल दर साल तो 3 से 4% कमजोर हुआ है। पर उस पर शायद स्ट्रीट ज्यादा फोकस नहीं करेगा क्योंकि मैंने कहा तमाम पॉजिटिव हमारे सामने खड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एसेट क्वालिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है तिमाही दर तिमाही। 9% का ग्रॉस NPA रिड्यूस होकर 7.7% पर, यानी कि एक क्वार्टर में 130 बेसिस पॉइंट्स का सुधार आपको ग्रॉस NPAs में देखने को मिल रहा है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट हाईलाइट, AUM में ग्रोथ 30.5% साल दर साल, पिछले 11 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो पूरी तरह से AUM से रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ ऑपरेशनली वीक है, अदरवाइज नंबर्स में कई सारे पॉजिटिव। तो नंबर्स एक्चुअली अच्छे हैं इस कंपनी के। जी हाँ, चलिए तो अगर आप देखें नंबर्स आपकी स्क्रीन पे थे M&M फाइनेंस के, लेकिन इस पे हाउस व्यूज क्या है उसको समझ लेते हैं। हर्षदा बताइए। जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा है कि टारगेट बढ़ा दिया है, 490 पहला टारगेट था, नया टारगेट 500 रुपए प्रति शेयर का आ रहा है। उनको लग रहा है Q3 भले ही प्रॉफिट के पैमाने पर एक वन ऑफ कॉस्ट के चलते थोड़ा सा मिस देखने को मिला हो, लेकिन डिस्पाइट फंडिंग कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल जो बिजनेस है वो रेजिलिएंट है, मार्जिन्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लोन ग्रोथ भी काफी तगड़ी है कंपनी की ओर से, इसीलिए वो टारगेट बढ़ गया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, 545 का टारगेट दे रहे हैं, ओवरवेट का कॉल है। उनको लग रहा है कि इस समय जो भी NBFCs को लेकर निवेशकों के बीच चिंता थी, उस सब के बावजूद कंपनी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाया है इन तिमाही नतीजों में और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट की करीब कम से कम 20% तक की ग्रोथ वो इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा पाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव है, इसीलिए 545 का टारगेट आता हुआ। वागले साहब, इसमें भी कुछ नजर आ रहा है, क्या करेंगे? आज मूड तो आपका खराब है, लाल रंग की टाई भी आपने पहनी हुई है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन L&T इतना खराब नहीं है इसका पैटर्न, बट मे बी 380 ऑन द डाउन साइड ये टेस्ट कर सकता है ये मार्केट माहौल में। 416 का बंद है। ऑन द अपसाइड 440 445 मुझे नहीं लगता इतना इजीली क्रॉस करेगा। ओके, तो 380 440 ये मैं रेंज कहूंगा। अगर आपको लेना है, आपका व्यू थोड़ा सा पोजीशनल है, तो 380 390 के बीच में लेना चाहिए। ये लेवल पे 416 17 पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चलिए तो अगर आप देखें ये दो बड़े नतीजे थे, लेकिन इसके सिवा भी अगर आप देखें कुछ नतीजे आए जिसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली आज हम देखेंगे, क्योंकि ये नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। आशीष, ऐसे कौन कौन से नंबर्स थे? बहुत सारे नंबर्स हैं वीरेन, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टिवली स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट रहता है, ट्रेडर्स इंटरेस्ट रहता है। ग्रुप फाइनेंस और बहुत वीक परफॉर्मेंस है। आय में 25%, मुनाफे में 7% का उछाल देखने को मिला है। कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन तिमाही दर तिमाही 62 बेसिस पॉइंट और साल दर साल 1% गिरे हैं। स्प्रेड्स में एक मैसिव डिक्लाइन है, साल दर साल 60 बेसिस पॉइंट्स का। डिसबर्समेंट साल दर साल 32% कमजोर हुए हैं। तो लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है ना, वो उसका सीधा इंपैक्ट इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का ऑपरेशनली इतिहास में सबसे कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हालांकि ये कंपनी तो इवेंचुअली बंधन बैंक के साथ मर्ज होने जा रही है, तो शायद देखना होगा रिएक्शन कितना स्ट्रांग रहता है। एस्टेक लाइफ साइंसेज अच्छा परफॉर्मेंस, आय में 61%, इबिटा में 57% का उछाल। मार्जिन जरूर 50 बेसिस पॉइंट्स गिरे, लेकिन फिर भी मैनेज कर पाए क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दरअसल डबल होता हुआ नजर आया है और मुनाफा 41% बढ़ा है। गति एक और वीक परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से, आय सिर्फ 7% बढ़ी है साल दर साल, इबिटा 1% घटा, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट कम हुआ और इसलिए मुनाफा 12% कमजोर होता हुआ। नीलकमल, इस कंपनी का भी प्रदर्शन खराब है।
आय में 8% का उछाल, लेकिन इबिटा 24% गिरा है। मार्जिन 380 बेसिस पॉइंट्स क्रैक हुए हैं और उसकी वजह है इसके प्लास्टिक बिजनेस में जो मार्जिन में दबाव देखने को मिल रहा है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए मुनाफा 17% गिरा है। और फाइनली सारेगामा इंडिया, काफी लोग सुन रहे हैं शायद इसका वो जो कारवां है, बेहद स्ट्रॉन्ग सेट, आय 61% बढ़ी, इबिटा 316% उछाल दिखा रहा है, मार्जिन 5 से बढ़कर 12.5% के पार जाते हुए 750 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंप्रूवमेंट है और इसलिए मुनाफा एक छोटे बेस से ही सही 800-850% का उछाल दिखा रहा है, 1.5 करोड़ का बढ़कर 12-12.5 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। ओके, शुक्रिया आशीष इन तमाम अगर आप देखें नतीजों को समझाने के लिए। हर्षदा, बाकी हाउस व्यूज कौन कौन से हैं? इनफैक्ट जी एक स्टॉक रहेगा रेडार पर, जिस तरह की धुलाई हुई है फ्राइडे के सत्र में, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने कंपनी के जो कोर बिजनेस है उस पर रिपोर्ट्स निकाली है और उनको लग रहा है कि जो भी इस समय डर हो उसको अलग रखे और कंपनी के कोर परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। तो सीएलएसए कहता है कि ऑपरेशंस मजबूत है, बाय कॉल देना चाहेंगे, 670 का टारगेट रहेगा। आगे FY 19-21 में कम से कम 19% CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी की ओर से। डॉइचे बैंक ने टारगेट दिया है बाय कॉल के साथ 575 का। उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो कंपनी अपना हिस्सेदारी बेच रही है जी एंटरटेनमेंट में, वो एक पॉजिटिव है, उस पर फिलहाल फोकस करें। नोमुरा कह रहा है बाय कॉल के साथ जाएंगे, 671 का टारगेट है और साथ ही साथ क्रेडिट स्विस ने भी एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग अपनी मेंटेन की है, 560 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट वो देकर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक ने हाल ही में काफी करेक्शन दिखाया है, लेकिन यहाँ से आगे और ज्यादा इस समय तो रिस्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल जी एंटरटेनमेंट की बात हुई, लेकिन मारुति के नंबर्स को देखकर निराशा हाथ लगी है। याद रखिएगा मारुति पर वैसे भी काफी अग्रेसिव सेल कॉल टेक्निकल बेसिस पर लोगों ने दिया है CNBC आवाज पर, और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी अब अपने टारगेट्स को घटा रहे हैं, काट रहे हैं। CLSA ने जो टारगेट दिया है वो नया टारगेट है 8,500 का, ये 9,200 का पहला टारगेट था, लेकिन बाय कॉल मेंटेन करेंगे, ड्रास्टिकली अपने टारगेट को कम किया है। सिटी ने भी अपने बाय कॉल को मेंटेन किया है। सिटी के लिए अभी भी मारुति एक टॉपिक है इस क्षेत्र में, लेकिन 9,800 का जो टारगेट है वो अब 7,600 पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक काफी करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है इन टारगेट्स में। UBS की ओर से भी जो 8,200 का टारगेट है नया वाला, पहला टारगेट 9,000 का था। तो स्टॉक में प्राइस करेक्शन वैसे भी देखने को मिला है और आज ऑफ कोर्स इन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पर वो शायद थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही इडलवाइज के नंबर्स पर भी हमने देखा है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मर की जो पहली रेटिंग थी इसको घटाया है, न्यूट्रल का कॉल दिया है। 345 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने एक जमाने में दिया हुआ था, नया टारगेट है 180 का। तो स्टॉक पे पहले भी हिट देखने को मिला है। EPS डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, अगले 3 सालों में करीब 30 से 40% तक की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है EPS के पैमाने पर। तो ये एक और निराशाजनक रिपोर्ट जरूर है। तो 348 का लेवल ही गलत था इनका, भाव देखिए 160 के आसपास चलता है, अब इन्होंने लक्ष्य घटाकर 180 का किया है। अब भाव के ये अभी भी देखिए दरअसल ऊपर ही हैं। चलिए शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीवान साहब से जानते हैं सबसे पहले बजट वाले हफ्ते में रणनीति क्या बनानी चाहिए सर? कॉशियस हैं या खरीद कर जाएंगे? बजट से पहले एक रैली देखने को मिलेगी, क्या अप्रोच है आपकी मार्केट पर? ये देखिए, जो पिछले हफ्ते के इवेंट्स हैं उनके संदर्भ में अगर आप देखें तो बजट की बिल्डअप में कोई ऐसी बहुत पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। सही बात। जो उम्मीद थी, जब पिछले हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो हम लोग बहुत जोश में थे कि कोई ना कोई इसमें आपको अपसाइड मिल सकती है, कुछ व्यू, और हो सकता है एक आध अनाउंसमेंट उससे पहले भी आ जाए, जो खास करके जो फार्म सेक्टर को बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि बजट एक तो एक इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं और बजट भी इंटरिम है, तो दो चीजें इंटरिम है, तो मतलब आप सोचिए थोड़ा सा डाइल्यूशन है वहाँ। बट आई थिंक मार्केट की नज़रें जो रहनी चाहिए वो इस पे होगी कि आगे चल के अर्निंग सीजन में जो एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन ट्रेंड आया है कि जो कंपनीज अभी तक नहीं अच्छा कर रही थी वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में टर्न अराउंड है। तो वो सेक्टर रोटेशन जो मार्केट में ज़रूरी है, ना लीडरशिप जैसे हासिल किसको करनी है, तो हो सकता है पिछले क्वार्टर हमने FMCG स्टॉक्स को देखा था लीड करते, ऑटो को देखा, अब वो बैक साइड पे आ जाएंगे। आपके पास अब कैपिटल गुड्स और इस टाइप की चीज़ें आएंगी। रिलायंस ने जैसे जिस तरह से बढ़त संभाली है, टेक्नोलॉजी इज कमिंग बैक
कमबैक किया है। तो आई थिंक मार्केट को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और बजट वोट ऑन अकाउंट के बाद 1 तारीख को शाम को आपकी रणनीति अगले 6 महीने की या 5 महीने की रादर एकदम क्लियर हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक बहुत बड़ी पोजीशंस बनाने की कोई मतलब है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 डेज, 4 दिन बचे हैं। स्टे लाइट अहेड ऑफ बजट, ये लाइट बिल्कुल। और आपके और प्रॉफिट्स इसमें बुक, हर एक जना पहले प्रॉफिट इतनी जल्दी बुक कर रहा है कि आपको भी जगह नहीं मिलेगी ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड की कहीं। ठीक बात है। तो हल्के रहें और एक काम ज़रूर करें, अपने केबल ऑपरेटर को फ़ोन करके एक बार सुनिश्चित कर लें कि CNBC आवाज़ और कलर्स का पैक ज़रूर हो आपके पास। जी हाँ, 1 फरवरी से जो नए नियम लागू हो रहे हैं उसके बाद आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये ₹1 का वैल्यू पैक ज़रूर आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुनने जाएंगे बजट और TV पर अगर किसी वजह से आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, इसीलिए आपको ज़रूर सुनिश्चित करना ही चाहिए, ये काम ज़रूर कर लें। बिल्कुल, अपने DTH ऑपरेटर्स और साथ ही साथ अपने केबल ऑपरेटर से ज़रूर बात करें। कलर्स का ₹1 वाला पैक, अभी एक ब्रेक।